जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, साथ ही साथ स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। आज हम लोग रोड मैप लेकर आ रहे हैं। रोड मैप का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझिएगा। जब आप सड़क पर चलते हैं तो एक बात हमेशा से याद रखते हैं कि आपका सोर्स क्या है, यानी कि आप कहाँ से चले थे और जाना कहाँ तक है। ठीक उसी के बेस पर आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज आप लोग को रोड मैप बताने वाले हैं। ये रोड मैप किस तरीके से आगे आने वाले एग्जाम के लिए कितना आपके लिए बेहतर साबित होगा, ये आज देखेंगे। सबसे पहले जनरल अवेयरनेस की बात करें तो जनरल अवेयरनेस 2024 में किस किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उस स्ट्रैटेजी को भी समझेंगे। राइट, तो सबसे पहले आज की स्ट्रैटेजी क्या है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। आज की जो स्ट्रैटेजी है हम लोगों की, वो स्ट्रैटेजी कुछ इस तरीके से है। जैसे अगर हम लोग आज की चीजों के बारे में देखें तो आज हम लोग आईबीपीएस आरआरबी एग्जाम कैलेंडर 2024 को कंसिडर करेंगे। साथ ही साथ आईबीपीएस आरआरबी 2024 एग्जाम समरी देखेंगे। आईबीपीएस आरआरबी 2024 इंपॉर्टेंट डेट्स, साथ ही आपकी वैकेंसीज के बारे में, यानी कि ग्रामीण बैंक में कितनी वैकेंसीज आई और कितनी उम्मीद है इस साल आने की। आईबीपीएस आरआरबी 2024 की जो एप्लीकेशन फीस है, कई बार आप सभी लोग को छोटी छोटी चीजें बहुत परेशान करती है, लाइक एप्लीकेशन फीस हो गया, रिजर्वेशन कैटेगरी हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन कितना मिलने वाला है, इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आईबीपीएस आरआरबी ऑफिसर 2024 का जो एग्जाम पैटर्न है, यानी कि एग्जाम पैटर्न पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही आईबीपीएस आरआरबी असिस्टेंट ऑफिसर स्केल 1 प्री एग्जाम्स के बारे में देखेंगे और फिर हम लोग मेंस एग्जाम के बारे में देखेंगे। फिर उसके बाद लास्ट हम लोग अपने सिलेबस यानी कि जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर की कंप्लीट स्ट्रैटेजी को समझेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट से हम लोग आते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी को समझते हैं कि किस तरीके से हम लोग आगे चीजों को लेकर जाने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे, इसको पहले हम लोग ऑफ कर देते हैं। हाँ, इसी से काम चलाएंगे। तो फिलहाल अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो ये आपका पहला ऑफिसर स्केल 1। जब भी अगर आपसे देखा, आपको देखने को मिलेगा ऑफिसर स्केल 1, तो ऑफिसर स्केल 1 का मतलब क्या होता है, पीओ यानी कि प्रोबेशन ऑफिसर। तो प्रोबेशन ऑफिसर्स का प्री एग्जाम कब होने वाला है, 3 अगस्त को होने वाला है, 4 अगस्त को होने वाला है, 10 अगस्त को, 17 अगस्त को और 18 अगस्त को। इसका मतलब आप अपने डेस्क पर, अपने टेबल पर ये टाइम टेबल छाप कर रख लीजिए, क्योंकि यही टाइम टेबल आपको आगे मोटिवेट करता रहेगा। क्योंकि डे बाय डे जो है ना, जब एग्जाम नजदीक आता है तो सबसे ज्यादा मोटिवेशन होता है डेट, क्योंकि आप अंदर से खड़बड़ाहट रहती है, और अंदर से जब खड़बड़ाहट रहेगी तभी कहते हैं ना कि अंदर से जब आग जली रहेगी तभी आप क्या कर सकते हैं, एक टारगेट को अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम तो यह कहेंगे कि 3 अगस्त, 4 अगस्त, 10 अगस्त, 17 अगस्त, 18 अगस्त को आपका एग्जाम होने वाला है पीओ का। और इसका मेंस एग्जाम कब होगा, इसका मेंस एग्जाम होगा 29 सितंबर 2024 को। ठीक है, किसकी बात की जा रही है, प्रोबेशन ऑफिसर्स की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है, प्रोबेशन ऑफिसर्स की बात की जा रही है, पीओ की बात की जा रही है। ठीक है, अब बात करते हैं ग्रामीण बैंक क्लर्क का। तो ग्रामीण बैंक के क्लर्क का अगर एग्जाम देखा जाए तो वो भी डेट इसी में होगा, 3 अगस्त, 4 अगस्त, 10 अगस्त, 17 अगस्त, 18 अगस्त। अब आप लोग के जनरल एक क्वेश्चन होते हैं, वो क्या कि क्या सर हम एक अपने दोनों फॉर्म फिल कर सकते हैं, यानी कि आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क दोनों का फॉर्म फिल कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हैं तो आप दोनों का फॉर्म फिल कर सकते हैं, यानी कि आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क का। अब ये आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर क्या ऐसा भी होता है कि मान लीजिए आरआरबी पीओ का एग्जाम 3 अगस्त को पड़ गया और आरआरबी क्लर्क का भी 3 अगस्त को हो गया, तो ऐसे समय पे हम कौन सा एग्जाम दें। ये भी तो हो सकता है कि डेट कोलाइड कर जाए। तो एक बात मैं आपको बता देता हूं कि जो आईबीपीएस एग्जाम कंडक्ट कराता है, ठीक है, तो उसमें आपके अलग अलग पैटर्न के अलग अलग डेट रहती है, क्योंकि आईबीपीएस को भी मालूम है कि एक कैंडिडेट 2 फॉर्म फिल कर रहा है। ठीक है, जैसे आपने क्या कहते हैं, पीओ का भी फॉर्म फिल किया और क्लर्क का भी फॉर्म फिल किया, तो वो आपको एक ही डेट पर एग्जाम कभी भी मेंशन नहीं करेगा, वो अलग अलग डेट पर ही मेंशन करेगा। तो इसीलिए इन्होंने ये अपना डेट दिया है
कि चाहे 3 अगस्त, 4 अगस्त, 10 अगस्त, 17 अगस्त, 18 अगस्त, ये डेट इसलिए दिया गया है कि इस डेट में हम चाहे आईबीपीएस आरआरबी पीओ का, चाहे आरआरबी क्लर्क का, ये दोनों ही एग्जाम कंडक्ट करा सकते हैं। अब आप लोग मेंटली प्रिपेयर हो, तो ये इस तरीके से पहले ही मेंशन कर देते हैं। अब बात आती है, अगर हम लोग पोस्ट की बात करें ऑफिसर स्केल 1 की, तो यहाँ पे पीओ यानी कि पीओ का जो एग्जाम होना है 29 सितंबर को होना है, और आपके जो क्लर्क का एग्जाम होना है 6 अक्टूबर को होना है। ठीक है, तो दोनों डेट आपके मेंस को, जो मेंस के एग्जाम है उनको याद करके रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि जो इसको ऑर्गेनाइज कौन कराता है, तो ये आईबीपीएस है, एक संस्था है, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड पर्सनल सिलेक्शन। आईबीपीएस हमेशा हर साल कंडक्ट कराता है। तो आईबीपीएस का जो कंडक्शन एग्जाम होता है वो ग्रामीण बैंक का होता है, और आईबीपीएस यानी कि भारतवर्ष में जितने भी नेशनलाइज बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक है, उनको, तो उनका एग्जाम कौन कंडक्ट कराता है? आईबीपीएस कराता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक अलग सेक्शन है, यानी कि सेक्शन सन 1954 एक्ट बनाया गया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपना एग्जाम खुद ही कंडक्ट कराता है, ये किसी और संस्था को नहीं देता है। तो जो आप कह सकते हैं कि ग्रामीण बैंक और जितने भी नेशनलाइज बैंक है, उन दोनों का एग्जाम का कंडक्ट कौन करा रहा है? आईबीपीएस करा रहा है। अब बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले कि ऑर्गेनाइजेशन की। तो इस ऑर्गेनाइजेशन में जो पोस्ट नेम निकलता है, कौन कौन से एग्जाम होते हैं? एक तो क्लर्क का एग्जाम होता है, जो कि आप लोग ऑफिस असिस्टेंट के तौर पे जानते हो। ऑफिसर स्केल, जो कि आपका पीओ हो गया, और 2 और 3 यानी कि स्केल 2 और स्केल 3 के लेवल का भी एग्जाम होता है। तो अब आप ये कहेंगे कि सर स्केल 2 क्या स्केल 3 हम भर सकते हैं? तो अगर आप एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस बोले तो अगर आप बैंक में कर्मचारी हैं, तो आप स्केल 2 और स्केल 3 का भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर प्राइवेट सेक्टर में अच्छे तरीके से एक्सपीरियंस हो चुका है, तो भी आप फिल कर सकते हो। तो ये डिपेंड करता है नोटिफिकेशन के ऊपर और आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर, कि आप किस तरीके से अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ट्रीट कर रहे हो, राइट। वैकेंसी जो होती है वो टू बी नोटिफाइड होगी। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, उसी नोटिफिकेशन में आपकी वैकेंसी को भी दिखा दिया जाएगा। साथ ही अगर देखे जाए कि इसमें टोटल बैंक कितने हैं, अगर हम लोग ग्रामीण बैंक की बात करें तो ग्रामीण बैंक टोटल कितने हैं? ग्रामीण बैंक इस वक्त 43 है, और 43 ग्रामीण बैंक की वैकेंसीज का कंडक्टर एग्जाम कंडक्शन आईबीपीएस कराता है। एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन आपको फिल करना होगा, और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी आपको टू बी नोटिफाइड कर दिया जाएगा। एग्जाम मोड कैसा होगा? ऑनलाइन होगा, मतलब आप फॉर्म भी ऑनलाइन फिल करेंगे, एग्जाम भी ऑनलाइन देंगे। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए। बात करते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस की। जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है वो ऑफिसर स्केल 1 यानी कि पीओ, और पीओ का जो होता है लेवल, प्री, मेंस और इंटरव्यू, 3 होते हैं, प्री, मेंस और इंटरव्यू, राइट। अगर हम लोग ऑफिस असिस्टेंट की बात करें, यानी कि ये तो हो गया आपका पीओ का एग्जाम, और ये हो गया क्लर्क का एग्जाम। अब ये क्लर्क का एग्जाम प्री और मेंस होता है, कोई इंटरव्यू नहीं होता है, यानी कि क्लरिकल ग्रेड पर किसी भी प्रकार का कोई इंटरव्यू कंडक्शन नहीं होता है। अब स्केल 2 और स्केल 3 का क्या होता है? इसमें प्री मेंस नहीं होता है, एक एग्जाम होता है और इंटरव्यू होता है, बस। फिर देन आफ्टर सैलरी क्या होती है? अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट पर डिफरेंट डिफरेंट सैलरी होती है, ठीक है। चलिए अब आते हैं यहाँ पे आपकी ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है? www.ibps.in है। आगे देखते हैं यहाँ पे, अगर हम लोग इंपॉर्टेंट डेट की बात करें, तो आईबीपीएस आरआरबी 2024 का जो इंपॉर्टेंट डेट है वो कब से शुरू हो जाएगा? तो मोस्ट प्रोबेबली जो आरआरबी यानी कि ग्रामीण बैंक की जो नोटिफिकेशन है वो आपकी मई जून 2024 में आ जाएगी, 100% आ जाएगी। फिर उसके बाद अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट की बात करें, तो वो भी आपका जैसे ही नोटिफिकेशन होगा उसी में मेंशन कर दिया जाएगा कि आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो रहा है। ठीक इसी तरीके से आईबीपीएस ग्रामीण बैंक का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट होगी वो भी मेंशन कर दी जाएगी। तो छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आपको यहाँ पे याद करनी है। आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क पी का एग्जाम, जैसा कि मैंने बताया, 3 अगस्त, 4 अगस्त, 10 अगस्त, 17 अगस्त, 18 अगस्त 2024 को होगा। साथ ही अगर ऑनलाइन एग्जामिनेशन पीओ का देखें, तो इसकी जो लास्ट मतलब जो एग्जाम होगा मेंस का एग्जाम 29 सितंबर 2024 को होगा। साथ ही अगर देखें ऑफिस असिस्टेंट मेंस का एग्जाम
यानी कि क्लर्क का जो एग्जाम होगा वो कब होगा, 6 अक्टूबर 2024 होगा, राइट। अब आते हैं यहाँ पे अगले लास्ट 5 साल का जो वैकेंसीज देखा गया, जिसमें आपको नितिन विपिन सर ने भी बताया, साथ ही साथ प्रियल मैम ने भी बताया और एमी सर ने भी बताया। मैं भी आपको बताने वाला हूं कि आपका आरआरबी पीओ का जो वैकेंसी है वो 2485 रहा है और आरआरबी क्लर्क का 5538। तो अब अगर आप ये सोचोगे कि ये वैकेंसी कम है, तो वैकेंसी है नहीं, वैकेंसी ज्यादा है। आपको तो एक ही चाहिए ना। अगर आपको यहाँ पे 20,000 भी दे दिया जाए तो भी शायद आपको कम लगेगा। जो निगेटिव अप्रोच वाले बच्चे होते हैं ना, वो कहेंगे कि शायद 1 लाख वैकेंसी आ जाए, तो 1 लाख वैकेंसी में भी आपको लगेगा कि यार बहुत कम वैकेंसी। 2 लाख भी आ जाए तो भी कम लगेगा। और अगर आपके पास एक वैकेंसी भी आ जाए तो पॉजिटिव अप्रोच वाले बच्चे जो होते हैं वो प्रॉपर तरीके से उस वैकेंसी की तैयारी करेंगे। तो 2485 आरआरबी पीओ की है, आरआरबी क्लर्क की 5538 है। तो लगभग लगभग लमसम लमसम हम देखें तो 500 इधर जोड़ दो, 500 इधर जोड़ दो, तो 6000, 6 दो 8000 के आसपास क्या है, 8000 के आसपास यहाँ पे वैकेंसी आई थी। ये 2023 की बात कर रहे हैं, ठीक है। और अगर हम लोग 2024 की वैकेंसी का मोस्ट एक्सपेक्टेशन देखें, तो यहाँ पे भी अगर हम लोग देखें ग्रामीण बैंक में भी, तो चूंकि चुनाव आने वाला है और चुनाव का असर अक्सर अगर आप देखें तो चुनाव का असर में आपकी वैकेंसी बढ़कर आती है, वैकेंसीज बढ़कर आती है। तो मोस्ट प्रोबेबली आपके ग्रामीण बैंक की भी वैकेंसी बढ़कर आएगी। अब चाहे बढ़कर आए चाहे घट कर आए, लेकिन तैयारी तो करना है, ठीक है। अब चाहे 8000 के ऊपर आ जाए चाहे 8000 के नीचे आ जाए, लेकिन एक बात तय है कि हम लोग को तैयारी प्रॉपर तरीके से करनी है। चलिए, अब ये तो हो गई हमारी एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं। तो जो भी आपकी कैटेगरी में आते हैं, यानी कि SC ST PW BD वाले कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए जो एप्लीकेशन फीस है वो 175, ठीक है। साथ ही अदर कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए 850 रुपया है। ये क्या था, ये 2023 का। ये किसकी बात बता रहे, 2023 की। यानी कि 2023 में एप्लीकेशन फीस इतनी थी। अब 2024 में आईबीपीएस अपनी फीस क्या निकालता है, यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस क्या निकालेगा, वो डिपेंड करेगा आईबीपीएस के ऊपर। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली 2-3 साल से यही देखा गया है कि 850 और 175 है। SC ST और PWBD वालों के लिए 175 ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस है। जबकि अगर हम लोग कैटेगरी जनरल कैटेगरी की बात करें और ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 850 फीस, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया आपकी फीस की बात। सिलेबस की बात करते हैं तो पीओ और क्लर्क का सेम पैटर्न में एग्जाम होता है, बस लेवल ऑफ एग्जाम जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे स्केल 1 की बात करें तो रीजनिंग, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश या हिंदी, ये पूछी जाती है। मतलब अगर हम लोग ग्रामीण बैंक की बात करें तो ग्रामीण बैंक में आपके रीजनिंग, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, मैथ्स जिसको हम लोग कहते हैं, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश और या हिंदी लैंग्वेज, ये पूछे जाते हैं। अब आते हैं, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि नेशनैलिटी की बात करते हैं। तो इस फॉर्म को कौन फिल कर सकता है, ये क्वेश्चन आ रहा है। तो इस फॉर्म को कौन कौन फिल कर सकता है, सबसे पहले देखते हैं कि भारतीय कोई भी नागरिक फिल कर सकता है। कोई भी भारतीय नागरिक यानी कि कोई भी नेशनैलिटी सिटीजनशिप फिल कर सकता है। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें कि ये नेपाल का नागरिक भी फिल कर सकता है, साथ ही साथ भूटान का भी नागरिक फिल कर सकता है। अगर तिब्बत का जो शरणार्थी है यानी कि जो तिब्बतन है वो भी यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन कब, जब वो 1 जनवरी सन 1962 के पहले जीवन यापन भारत में कर रहे हो, तब की बात की जा रही है। ठीक इसी तरीके से अगर कोई इंडियन यानी कि भारतीय मूल का हो, जो पाकिस्तान से आया हो, बर्मा से आया हो, श्रीलंका से आया हो, ईस्ट अफ्रीकन देश से आया हो, केनिया से आया हो, युगांडा से आया हो, यूनाइटेड रिपब्लिक तंजानिया से आया हो, और जाम्बिया, मालवी, इथियोपिया, वियतनाम, ये सभी देशों से अगर वो माइग्रेटेड होकर भारत में आया हो, तब वो भी फॉर्म फिल कर सकता है, लेकिन एज पर कंडीशन, ठीक है। जैसे हमारे देश में अभी आप लोगों ने एक न्यूज सुनी होगी, सीमा सीमा खान आई थी।
तो अब क्या अगर वो सीमा खान क्या फिल कर सकती है, तो आईबीपीएस पीओ का या आईबीपीएस ग्रामीण बैंक क्लर्क का वो भी फॉर्म फिल कर सकती है, लेकिन उसको पहले कंडीशंस को, उसको अपनी सर्टिफिकेशन को दिखाना पड़ेगा और सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी, तब जाके उसको नौकरी मिलेगी और वो मतलब एग्जाम की तैयारी करेगी, क्लर्क प्री देगी, फिर मेंस देगी, फिर इंटरव्यू देगी। तो कुछ इस तरीके से जो हर्डल्स हैं उसको भी हम लोगों की तरह, जैसे हम लोग हैं वैसे ही सीमा खान को भी करना पड़ेगा। एज लिमिट कितनी है भाई? एज लिमिट, तो एज लिमिट जो है ज्यादातर बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर कब से कब तक के बीच में एग्जाम दे सकते हैं। मतलब अगर क्लर्क का एग्जाम है तो आप 18 से 28 साल के बीच में होने चाहिए, यानी कि 18 साल से लेके 18 साल 28 साल के बीच में होने चाहिए। 2 जून 1996 के पहले ना पैदा हुए हों और 1 जून 2006 के बाद ना पैदा हुए हों। अगर ऑफिसर स्केल की बात करें, पीओ की बात करें, तो 18 साल से लेकर 30 साल की आयु के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। 3 जून 1994 के पहले आप ना पैदा हुए हों और 30 जून 2006 के बाद ना पैदा हुए हों। तो ये एक तरह से एक कैटेगरी बनाई गई है पूरे किसकी, जो आपकी एज लिमिट बनाई गई। साथ ही लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की जो बनाई गई है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की क्या बनाई गई, यानी कि आप अगर पर्टिकुलर आरआरबी को क्या चाहिए कि आप अगर स्टेट लेवल के एग्जाम्स दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए अगर आप महाराष्ट्र से दे रहे हैं तो आपको मराठा आनी चाहिए, गोवा से दे रहे हैं तो आपको मराठा आनी चाहिए, ठीक है। अगर कर्नाटक से फॉर्म फिल कर रहे हैं तो कन्नड़ आना चाहिए, ये याद रखिएगा। तो लोकल लैंग्वेजेस प्रेफरेंसेस दिए जाते हैं, इनको याद रख लीजिएगा। साथ ही अगर हम लोग देखें यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, क्लर्क के लिए अगर हम लोग देखें तो क्लर्क के लिए सिंपल बैचलर डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आप पास हो चुके हो। साथ ही साथ यहाँ पे प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द पार्टिसिपेटिंग आरआरबी। इसका मतलब अगर आप पर्टिकुलर जैसे महाराष्ट्र में है तो महाराष्ट्र के मराठा लैंग्वेज आनी चाहिए, उसमें एक लैंग्वेजेस में आपको पास होना भी दिखाया गया है कि आप उसमें पास हो पाते हो नहीं हो पाते हो, यानी कि प्रोफिशिएंसी आप बोल चाल रहे रहो, पढ़ ले रहे हो, ये प्रोफिशिएंसी कहलाती है। प्रोफिशिएंसी की परिभाषा होती है कि अगर किसी भी नेटिव लैंग्वेज को या लोकल लैंग्वेजेस को, मराठा को, भले ही आप उत्तर प्रदेश में रह रहे हो, अगर आपको उड़ीसा आती है या बंगाली आती है, ठीक है, तो आप पश्चिम बंगाल से भी भर सकते हो, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल में जैसे कि बंगाली मानता है, बंगाली में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर यानी कि स्केल 1 की बात की जा रही है पीओ की, तो यहाँ पे भी वही कंडीशन है कि आपको डिग्री होनी चाहिए आपके पास, और will be given to the candidates having degree in agriculture, horticulture, forestry, animal husbandry। यानी कि अगर आप एक्विवेलेंट है, जैसे आप कोई स्पेशलिस्ट ऑफिसर का एग्जाम देना चाहते हैं तो उसमें भी पर्टिकुलर आपको एक स्पेसिफिक डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें जो है आपको बताई गई है, यानी कि ओवरऑल अगर देखा जाए, चाहे हम पीओ का एग्जाम दें चाहे क्लर्क का एग्जाम दें, सिंपल तरीके से हमारे पास क्या होनी चाहिए, सिंपल तरीके से हमारे पास डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। बातें समझ में आ रही? तो सिंपल डिग्री की होनी चाहिए, ये हम लोगों को यहाँ पे मेंशन किया गया। साथ ही साथ एज रिलैक्सेशन कितना दिया जाएगा, 5 साल का एज रिलैक्सेशन किसको दिया जाएगा, एससी एसटी को दिया जाएगा। ओबीसी वाले को कितना दिया जाएगा, 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। पीडब्ल्यूडी वालों को 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। साथ ही अगर हम लोग देखें यहाँ पे एक्स सर्विसमैन या डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन को यहाँ पे कितने साल का दिया जाएगा, यहाँ पे 8 साल का दिया जाएगा। यानी कि अगर देखा जाए तो फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज, अगर क्लर्क के लिए एग्जाम दे रहे हैं तो उनको डिफेंस फोर्सेस में जितना भी काम किया है, साथ ही साथ 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर डिसेबल्ड है, जैसे कि मान लीजिए जो एक्स सर्विसमैन होते हैं, अक्सर लड़ाई करते करते क्या कहते हैं अपना हाथ पैर खो देते हैं, तो उनके लिए भी एज रिलैक्सेशन है। तो आप ये मान के चलें कि मैक्सिमम एज लिमिट 50 साल तक है, तो 50 साल तक की आयु के एक्स सर्विसमैन भी एग्जाम दे सकते हैं।
ठीक है, इनको याद रख लीजिएगा। साथ ही यहाँ पे विडोज, डाइवोर्स विमेन, विमेन इलीगली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड हु हैव नॉट रीमैरिड, इनके लिए भी कंसेशन दिया गया, यानी कि एज रिलैक्सेशन दिया गया। एज कंसेशन 35 साल का दिया गया है जनरल, और 38 साल ओबीसी के लिए दिया गया। एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 40 साल की मैक्सिमम आयु होनी चाहिए। किसके लिए? जो विडोज हैं, साथ ही साथ जो डाइवर्स विमेन है, या एक ऐसी विमेन जो लीगली सेपरेटेड अपने हस्बैंड से रह रही है। साथ ही 1984 के दंगों में जो व्यक्ति अफेक्टेड है, उनको भी 5 साल का क्या किया जाएगा, उनको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है, तो ये एज रिलैक्सेशन है जो कि आपके एग्जाम्स में दिए जा रहे हैं। साथ ही अगर हम लोग देखिए आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क का जो पैटर्न है, वो पैटर्न क्या है मेरे दोस्तों? पैटर्न यहाँ पे बताया है कि आपका प्री एग्जाम होगा, मेंस एग्जाम होगा। किसके लिए? आरआरबी क्लर्क 2024। ठीक उसी तरीके से आरआरबी पीओ अगर देखा जाए तो पीओ के एग्जाम में आपका क्या होगा? प्री एग्जाम होगा, मेंस एग्जाम होगा और इंटरव्यू प्रोसेस होगा। तो 3 प्रोसेस है, प्री, मेंस, इंटरव्यू। और क्लर्क में क्या है? प्री और मेंस है, सिंपल, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर हम लोग देखें कि आरआरबी क्लर्क चाहे पीओ का एग्जाम दे चाहे क्लर्क का एग्जाम दे, तो इसमें दो ही एक ही पैटर्न होता है, इसमें कोई ऐसा नहीं कि अलग है। तो आपके रीजनिंग के क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं? 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 40 नंबर के होते हैं। ठीक है, ठीक इसी तरीके से मैथ के क्वेश्चन कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 40 क्वेश्चन होते हैं, 40 मार्क्स के होते हैं और 80 मार्क्स के होते हैं। इसमें 45 मिनट आप लोगों को दिया होता है। कितना होता है? 45 मिनट। तो प्री के एग्जाम्स का आपको 45 मिनट्स दिए जाएंगे। साथ ही अगर हम लोग देखें यहाँ पे रीजनिंग का जो पेपर होगा मेंस के एग्जाम में, चाहे आप क्लर्क का दे रहे हो चाहे पीओ का दे रहे हो, तो क्लर्क के रीजनिंग में आपको यहाँ पे 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50 नंबर के। जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के, 40 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। और आपके जो मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के, 50 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। यानी कि 40 क्वेश्चन 50 नंबर, 40 क्वेश्चन 50 नंबर, 40 क्वेश्चन 40 नंबर। ठीक है, ठीक इसी तरीके से इंग्लिश या हिंदी अगर आप चूज करना चाहते हैं तो 40 क्वेश्चन 40 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। और कंप्यूटर के अगर देखा जाए तो 40 क्वेश्चन 20 नंबर के आएंगे। कितने आएंगे? 20 नंबर के। तो टोटल क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन देखें तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने को देखने को मिल रहा है? 200 देखने को मिल रहा है। ठीक इसी तरीके से जो मार्क्स आ रहे हैं यहाँ पे 200 देखने को मिल रहे हैं। 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा, यानी कि अगर देखा जाए तो 120 मिनट के एग्जाम होंगे। ठीक है, क्लियर है? तो सिंपल सा चीजें यहाँ पे मेंशन की गई। साथ ही अगर देखें यहाँ पे दोस्तों कि जनरल अवेयरनेस का और कंप्यूटर का कंप्लीट स्ट्रेटजी कैसे होने वाला, यानी कि आगे के 45 दिन में हम लोग किस तरीके से कवर करने वाले, चलिए आइए इस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग जनरल अवेयरनेस की बात करें तो जनरल अवेयरनेस में सबसे पहले हम लोग की जो क्लासेस चल रही है, मॉर्निंग में सुबह 6 बजे की क्लासेस चल रही है। मॉर्निंग में 6 AM पे क्लास चल रही है। अब ये 6 AM पे क्या चल क्लासेस हो रही है? ये करंट अफेयर्स की क्लासेस हो रही है। अब आप कहेंगे कि सर करंट अफेयर्स हम लोग 2-3 महीने का पढ़ के निकाल लेंगे, तो ये सबसे बड़ी गलती करोगे आप लोग। अगर सुबह के करंट अफेयर्स में अगर आपका ये सोचना है कि हम 2-3 महीने का करंट अफेयर्स पढ़ के हम लोग निकाल लेंगे, तो सबसे बड़ी गलती करोगे। क्योंकि इस करंट अफेयर्स में जरूरी नहीं कि सिर्फ करंट अफेयर्स मिल रहा हो, इसमें हम लोग आपको क्या क्या दे रहे हैं सबसे पहले तो ये समझिएगा कि इसमें आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ बैंकिंग अवेयरनेस भी पढ़ा रहे हैं हम। ठीक है, जी हाँ, जो भी क्वेश्चन अगर आप देखेंगे बैंकिंग अवेयरनेस का, तो आपको बैंकिंग अवेयरनेस के भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आप ये मत समझिएगा कि ये सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन चल रहे हैं। यहाँ पे करंट अफेयर्स के साथ साथ जो बैंकिंग करंट अफेयर्स होता है ना, बैंकिंग करंट अफेयर्स, तो बैंकिंग करंट को हम लोग कवर करते हैं। और ये बैंकिंग करंट को कवर करते करते आपको बैंकिंग अवेयरनेस की नॉलेज भी देते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स दो पार्ट में हम लोगों ने डिवाइड किया। एक तो जनरल करंट अफेयर्स आता है, एक तो जनरल करंट अफेयर्स और दूसरा आपका बैंकिंग करंट अफेयर्स। तो जनरल करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाने लग गए हैं, जैसे कि इंटरनेशनल समिट हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, अवार्ड हो गया।
तो इस तरीके की चीजें तो आप तमाम भर दुनिया भर के मैगजीन्स वगैरह खरीदो, वो वहां से भी मिल जाते हैं और यहाँ से भी हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो सिंपल तरीके से अगर देखें तो करंट अफेयर्स की जो आपके बैंकिंग करंट है वो आपको यहाँ से कवर हो जा रहे हैं, आपको जनरल करंट अफेयर्स कवर हो जा रहे हैं और साथ ही साथ बैंकिंग अवेयरनेस कवर हो जा रहा है। अब आती है कि सर बैंकिंग अवेयरनेस का कुछ सिलेबस बता देते तो मुझे थोड़ा सा आसानी हो जाती। तो देखो बैंकिंग अवेयरनेस का जो सिलेबस है वो नॉर्मली अगर देखा जाए तो हम लोग जैसे पढ़ते आए हैं या जो हम लोग सिलेबस बताते चले आए हैं, जैसे कि बैंकिंग हिस्ट्री हो गया, बैंकिंग हिस्ट्री हो गया। अगर आपको ऐसे भी पढ़ना हो तो बैंकिंग हिस्ट्री ऐसे भी पढ़ सकते हो। मेरी क्लासेस से हम लोग बैंकिंग हिस्ट्री को भी बताते रहते हैं। जैसे अगर पंजाब नेशनल बैंक आ गया तो पंजाब नेशनल बैंक की हिस्ट्री के बारे में भी बताएंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आ गया तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की हिस्ट्री के बारे में बताएंगे। तो बैंकिंग हिस्ट्री हो गया, साथ ही बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया या बैंकिंग स्ट्रक्चर्स हो गया। तो बैंकिंग स्ट्रक्चर्स इन इंडिया, बैंकिंग स्ट्रक्चर्स इन इंडिया, ठीक है। साथ ही अगर देखें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। इसके बाद आरबीआई और मॉनेटरी पॉलिसी हो गया। इसके बाद आप लोगों को जैसे कि जो चीजें होती है जैसे इन्फ्लेशन हो गया, नेशनल इनकम हो गया, नेशनल इनकम, ये जो छोटी छोटी चीजें है ना आपके एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। फॉरेन ट्रेड हो गया, ठीक है। साथ ही अगर हम लोग फॉरेन ट्रेड, इन्फ्लेशन, नेशनल इनकम, ये तो सारी चीजें होगी। प्लानिंग हो गया। तो अगर आप मेरे करंट अफेयर्स पर ध्यान दें तो ये सारी की सारी चीजें हम चर्चा करते रहते हैं, ऐसा नहीं कि इस पर चर्चा नहीं करते, ये सारी की सारी चीजें चर्चा होती है। उसके बाद जनरल करंट अफेयर्स की जो क्लासेस होती हैं, जो जनरल करंट अफेयर, तो जो जनरल क्वेश्चंस आते हैं लाइक आपके स्टैटिक जीके वाला पार्ट हो गया, अवार्ड्स हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, इंटर, है ना, अवार्ड्स हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, तो इन सब के बारे में भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अब आते हैं कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर में हम लोग क्या क्या बताने वाले हैं। तो कंप्यूटर में अगर हम लोग देखें यहाँ पे आपके पास कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर के पास अगर देखा जाए तो कंप्यूटर की आपको कंप्यूटर फंडामेंटल देखने को मिलेगा। साथ ही अगर आप सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर फंडामेंटल देखने को मिलेगा, शॉर्टकट कीज देखने को मिलेंगे, कंप्यूटर एप्लीकेशन आएंगे आप लोगों के। साथ ही आपको नेटवर्किंग, एमएस ऑफिस, डेटाबेस, हिस्ट्री एंड फ्यूचर कंप्यूटर, बेसिक नॉलेज ऑफ द इंटरनेट, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, सिक्योरिटी टूल्स, वायरस हैकिंग एंड नेटवर्किंग डेटाबेस, ये सारे के सारे जो पार्ट होंगे कंप्यूटर से रिलेटेड होंगे और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि कुछ लेवल यानी कि पिछले 5 साल से डिफिकल्टी लेवल देखिए, तो अगर डिफिकल्टी लेवल एग्जाम के जनरल अवेयरनेस में देखें तो आरआरबी पीओ में अगर हम देखें तो इजी टू मॉडरेट डिफिकल्ट लेवल आया है और ठीक उसी तरीके से आरआरबी क्लर्क में बहुत ही इजी लेवल का आया है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो जनरल अवेयरनेस का जो लेवल है वो आपका इजी होगा किसमें, आरआरबी क्लर्क में, और आरआरबी पीओ में इजी मॉडरेट डिफिकल्ट लेवल का होगा। 2022 में भी अगर देखें तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट आया है, ठीक इसी तरीके से इजी टू मॉडरेट आया है। तो इस साल भी जो तुलना की जा सकती है वो ये कर सकते हैं कि हाँ भाई कठिन लेवल का आएगा, यानी कि मॉडरेट टू टफ लेवल बन सकते हैं आपके एग्जाम, ठीक है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो कि इंपॉर्टेंट टिप्स है, वो आपको क्या करना है। सबसे पहले तो देखिएगा कि अपने सारे के सारे सिलेबस को कंप्लीट कीजिए, ठीक है। यानी कि एग्जाम के पहले अपने सिलेबस को कवर करना शुरू कीजिए, क्योंकि यही एक बेहतर समय, इस बेहतर समय पे भी अगर आप नहीं कर पाएंगे तो बहुत पछताएंगे आप। डू मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस, इसका मतलब आप बार बार अपनी जो चीजें पढ़ाई जा रही है उसकी प्रैक्टिस करते रहिए। मॉक टेस्ट ऑन एवरी अल्टरनेट डेज एंड एनालिसिस, यानी कि हर एक अल्टरनेट डेज पर आपको मॉक टेस्ट देना चाहिए और एनालिसिस करना चाहिए। साथ ही आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट एंड टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट भी करना चाहिए। तो आपको ये सारी की सारी चीजें कहां पे मिलेगी, स्टडी लवर वीर एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। साथ ही अगर डेली प्रैक्टिस ऑफ स्पीड मैथ और डे टू डे प्लानिंग, डेली टू डू लिस्ट और अचीव एटलीस्ट 90% टारगेट टू डू लिस्ट,
तो यहाँ पे आप लोगों को मैथ्स, रीजनिंग, यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ, मैथ्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर और इंग्लिश या हिंदी, ये आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। इंग्लिश या हिंदी, तो ये आपको सभी प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो डेली प्रैक्टिस करनी है आपको स्पीड की, और अपना मैथ्स स्पीड देखना है, रीजनिंग की स्पीड देखनी है, साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर, इंग्लिश, हिंदी की भी स्पीड देखनी है, क्योंकि यही स्पीड आपको आगे लेकर जाएगा और आपको एक कैलकुलेटिव एस्पिरेंट बनाएगा। तो कैलकुलेटिव एस्पिरेंट का मतलब क्या होता है, आप हर एक चीज जान पाएंगे कि आगे आने वाले में आपका पोर्शन कौन सा सही है और कौन सा पोर्शन गलत है। ठीक है। दूसरा, यहाँ पे अपनी चीजों को अपने स्टडी डेस्क पर क्या क्या आपको लगाने हैं। देखो, सबसे अच्छा चीज है कि आपको अपने स्टडी डेस्क पे क्या लगाना है, कि एक आईबीपीएस आरआरबी का जो शेड्यूल है उसको अपने डेस्क पर लगा लीजिए, पिन कर लीजिए। साथ ही चेक द बॉक्स, हर रोज अपने बॉक्स को चेक कीजिए कि आपने जो टॉपिक दिया है उस टॉपिक पर आपने प्रॉपर तरीके से काम किया है या नहीं किया है। साथ ही साथ आपको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होने में मदद मिलेगी। आप अपने डेडलाइंस को सेट कीजिए, अपना एक टारगेट सेट कीजिए, साथ ही साथ मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए और एनालाइज करना मत भूलिए, किसी भी चीज को एनालाइज करना मत भूलिए। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको सफल बनाती हैं, लिटरली सफल बनाती हैं। अगर आप प्रैक्टिस सोच रहे हैं कि प्रैक्टिस कहां से करें, तो प्रैक्टिस कहां से कर सकते हैं भाई, आप एप्लीकेशन यानी कि स्टडी लवर एप्लीकेशन पे जाइएगा, स्टडी लवर बीट के एप्लीकेशन पे, वहां पे आपको क्विज, मॉक टेस्ट, ये सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है। तो आई होप आज के रोड मैप में आपको सारी की सारी चीजें मिली हैं, यानी कि ग्रामीण बैंक का फॉर्म कब निकलता है, ग्रामीण बैंक की एज क्राइटेरिया क्या होती है, ग्रामीण बैंक को कौन फिल कर सकता है, ग्रामीण बैंक का एग्जाम पैटर्न क्या होता है, ग्रामीण बैंक का सिलेबस क्या होता है, ग्रामीण बैंक की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, ग्रामीण बैंक की जनरल अवेयरनेस का पूरा पार्ट क्या होता है। तो आज हम लोग ने पूरे के पूरे चीजों को कवर करने की कोशिश की है। आई होप आज का सेशन आप सभी लोग को अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक ठोक दीजिए और सेशन को शेयर कर दीजिए। आज के सेशन को फिर हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।